जय हिंद दोस्तों। आज के हम लोग जो मेन टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का हम लोग मेन टॉपिक है। ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। चलिए हम लोग समझते हैं भारतीय इतिहास किसे कहते हैं। इसका निचोड़ समझते हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं भारतीय इतिहास। आप देख सकते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। तो आइए हम समझते हैं पूरा इसका निचोड़। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। क्या बोला है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तट। उत्तर का जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक, ठीक है, यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, ज्ञात हो चुका है। उसके बाद कह रहा है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय तथा अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यानी कि वेद काल के हिसाब से धर्म ग्रंथ वेद होता है, उसमें क्या क्या कह दिया है, जिससे महाकाव्य है ना तथा पुराण। पुराण भी एक जो आपका सनातन धर्म में पुराण होता है, ठीक है, में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश है। भारत का क्या है? देश है तथा यहाँ की निवासियों को भारतीय, जो भारत में जो भारतीय निवासी है, निवासी उसे कहते हैं जो निवास करते हैं, जो रहते हैं इस देश में, उसे भारतीय निवासी कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या है? भारतीय निवासी हैं, क्योंकि इस देश में रहते हैं, इस देश की मट्टी में जन्म लिए हैं और मिटेंगे तो इस देश के लिए मरेंगे। ठीक है, तो हम क्या के लिए भारतीय कहलाएंगे। अब भारतीय ये नहीं कि देखिए, अगर आप बोलिएगा कि पाकिस्तान वाला क्या भारतीय कहलाएगा? नहीं, क्योंकि उसका कंट्री अलग है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसी कंट्री के जो आप जो रहते हैं, उसी को हम निवासी कहते हैं। आप अपना निवास मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं, या आप मानिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका निवास स्थान क्या हो गया? दिल्ली हो गया। दिल्ली तो वो अपने जगह में हो गया, ठीक है, राजधानी आपकी दिल्ली पहुंच गई, लेकिन आप ये समझिए कि आप किस देश में रहते हैं। तो मेन मुद्दा क्या, किस देश के हैं? तो भारत देश के निवासी तो भारतीय कहलाएंगे ना, इसीलिए कहते हैं भारतीय निवासी। समझ में आ गया? अब समझिएगा अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, क्या था? कबीले का नाम था प्राचीन। कुछ समझ अभी समझा रहे हैं? प्राचीन भारत के अपने देश को क्या लिखा है? जम्बूद्वीप। क्या है? जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन का वृक्षों का द्वीप कहते थे। भारत देश को क्या कहते थे? जमद्वीप या जामुन का देशों का क्या कहते हैं? जब बोले जम्बूद्वीप यानी कि जामुन के वृक्षों का देश कहा जाता था। पहले क्या होता था कि जामुन जाते हैं, जामुन खाए हैं, उसका जो पेड़ पौधा सबसे अधिक हुआ करता था, इसलिए जामू का जम्मू का देश कहा जाता था। समझ में आ गया? चलिए, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। जो ईरानी सभ्य, प्राचीन ईरानी मतलब ईरान वाले थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी नाम से? सिंधु नदी के नाम से। सिंधु नदी के नाम से क्या करते हैं? जोड़ते थे। कौन? ईरान वाले सब, याद रखिएगा। जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। वो सिंधु के नाम को हटाकर, वे सिंधु को हटाकर, वे सिंधु को हटाकर, याद रखिएगा, सिंधु को हटाकर, सिंधु को हटाकर, सिंधु क्या हटाकर, सिंधु को हटाकर क्या रखते थे? बोलिए, हटाकर हिंदू रखा। क्या रखा? हिंदू रखा। क्या रखा? हिंदू नाम रख दिया। उन लोगों ने क्या किया कि सिंधु जो आपका अर्थ था, जो शब्द था, उसको उन्होंने हटा दिया। उसके बाद नाम क्या रख दिया? हिंदू। क्या रख दिया? हिंदू। आज देखिए, आप जो सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन हिंदू के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, कहिएगा तो आप इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म जो आप इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म थोड़ा ना है, इस्लाम धर्म है, लेकिन मुस्लिम के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह हिंदू जो है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है,
लेकिन उन लोग जो प्रसिद्ध किस नाम से, तो हिंदू के नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, जिसे वे, ये तो हो गया यहाँ तक। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैलता गया। यही नाम पूरे जो हिंदू नाम है पूरे पश्चिमी इलाका में क्या हो गया, चारों तरफ से फैल गया। हाँ, ठीक है। और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। इसी सिंधु नदी के नाम से पूरे देश को जाना जाने लगा, क्योंकि सिंधु नदी का वो जो सिंधु नदी था उस नाम से नाम क्या पड़ा, हिंदू पड़ गया। सिंधु को हटाकर नाम क्या रख दिया गया, हिंदू। क्या रख दिया गया, तो हिंदू रख दिया गया। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद के कहते, याद है। यूनानी जो व्यक्ति थे, यूनान के देश जो देश के निवासी थे, उन लोग ने क्या कहते जब इसे इंडे कहते, क्या कहते, इंडे। इंडे पर इंडिया आता था, ठीक है। और अरब के लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतते गया और मध्यकाल शुरुआत हुई। उस समय इस देश का नाम क्या पड़ गया, जल्दी बोलेगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी फारसी शब्द का हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो है हिंदू शब्द से बना है। ये शब्द किसका है, तो फारसी शब्द है। कौन शब्द है, तो याद रखिएगा, बोलेगा हिंदू शब्द। हिंदू जो बना किस शब्द से बना है, तो फारसी से बना है। किससे बना है, फारसी से। हिंदुस्तान से क्या नाम आ गया, हिंदू। हिंदुस्तान बोल दिया, पर आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कहा जाने लगा यह शब्द भी फारसी शब्द है, हिंदू से बना है। ये भी शब्द फारसी शब्द है, किससे बना है, तो हिंदू से बना है, याद रखिएगा। उसके बाद बोले यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहा। यूनानी भाषा, जो यूनानी भाषा है, इसके आधार पर अंग्रेजों ने इसे, अंग्रेज जो आपका आदब, अंग्रेज ने इसे क्या नाम रखा, इंडिया। क्या नाम रखा, इंडिया। देखिए, भारतवर्ष कहा गया, भारत कहते गए, इंडिया कहते गए, कहे ना जी, नहीं के हिंदुस्तान कहे, चार नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। कहने लगे विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण, देश की उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा दो भागों में बांट गई। कितना, देश के उत्तर भाग और दक्षिणी भाग, दो भागों में भाग को बांटा गया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी भाग बन गया, ठीक है। अब ये समझिएगा इसमें उत्तरी और दक्षिण में क्या है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। उत्तर भाग जो है यूरोपीय लैंग्वेज बोलते हैं। उत्तर भारत के जो लोग हैं ये यूरोपीय भाषा बोलते हैं, ठीक है। बोलने वाले की बोलने वाले की जल्दी बोलेगा। और दक्षिण भारत दक्षिणी में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले तो बहुमत मिला, बहुमत है। उत्तर में क्या, जल्दी बोलेगा, जल्दी बोलेगा, उत्तर में कौन भाषा है, उत्तर में आपका क्या यूरोपीय भाषा है। दक्षिण में क्या, जल्दी बोलेगा, द्रविड़। कहते हैं द्रविड़ उत्कल बंगा, द्रविड़ उत्कल बंगा, द्रविड़ भाषा हो गया। उत्कल बंगा उत्तर, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, राष्ट्रीय गान तो सुने ना जी। विंध्य द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, ठीक है। अब समझिएगा, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोला है नोट में क्या बोला है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से या लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं। भारत के लोगों का जो नस्ल है, हम लोग हुए भारतीय, इन लोगों का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, किन किन लोगों के नस्ल के मिलाने के बाद मिश्रण के द्वारा हम लोग तैयार हुए हैं। तो आपका यहाँ कह दिया है, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो, क्या है, मेडिरेट मेडिटेरेनियन, और काके शायद, उसका हो गया निगोइड और मंगोलियाड। देखिए भारत देश में सब तरह से लोग रहते हैं, गोरे काले सांवले रंग, सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये सब लोग मिश्रण के हैं, क्या है, सब लोग मिक्सर के बने हुए मिश्रण के हैं। इसलिए देखिएगा, अब आप बोलिएगा जैसे कि आप चले चाइना, चाइनीज सबको देखिए ना जी, सेम एक जैसा जो उन लोग शकल जो है ना जी सेम दिख रहा है, आप उसकी पहचान नहीं कर पाइए। जाइए आप तो जापान में, उन लोगों का जो शकल है ना जी सेम मिल रहा है, पर देखिएगा भारतीयों का अब जो शकल होता है एकदम अलग होता है। भारत में देखिए काले गोरे सब प्रकार के आदमी पाए जाते हैं, लेकिन आप जाइए चाइनीज में, आप काले आदमी देखिएगा नहीं, बहुत इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया, अन्यथा आपको सब गोरा गोरा मिलेगा। वो सब जाइए इंग्लैंड, आपको अंग्रेजी मिलेगा।
देखिए काला लोग बहुत कम, एका दुक्का हो गया, 100 में 2 तो हो गया, अन्यथा सब आपको गोरा ही मिलेगा। समझ आया नहीं आया जी? चलिए उसके बाद क्या बोल दिया है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए ये 3 भागों में, भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि आप अध्ययन कीजिएगा, आप समझने के लिए 3 भागों में अलग अलग प्रकार से बांट दिए गए, ताकि आप हर एक खंड को एक एक रूप से, निश्चित रूप से उसे पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका प्राचीन भारत हो गया, दूसरा मध्यकालीन भारत हो गया, और तीसरा आपका आधुनिक भारत हो गया। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी कमेंट कीजिए। भारत को 3 भागों में बांटा गया है, जल्दी बोलिए कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या हो गया, प्राचीन भारत, दूसरा आपका मध्य भारत, और तीसरा क्या हो गया आपका आधुनिक भारत है। भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया, जल्दी बोलिए, प्राचीन भारत, दूसरा आपका मध्य भारत, और तीसरा क्या हो गया, आधुनिक भारत। तो आइए हम एक एक समझेंगे कि प्राचीन भारत किसे कहते हैं, मध्य भारत किसे कहते हैं, और आधुनिक भारत किसे कहते हैं। हम सब चीज का एक एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको नजर रखते हुए पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। नोट में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्या है, बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स, ठीक है, को है। याद रखिएगा, जो आपको जो भारत के जो आपका इतिहास है 3 भागों में बांटने वाले व्यक्ति कौन है, याद रखिएगा, जर्मन के व्यक्ति थे। कहाँ का बोलिएगा, जर्मनी के व्यक्ति थे। उसका नाम क्या था, याद रखिएगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में, इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है, ये 3 भागों में बांटने वाले जो व्यक्ति थे, तो आपका भारत देश के नहीं थे, कौन देश के थे, जर्मन थे। कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे। वो उस व्यक्ति का नाम क्या था, याद रखिएगा। इतिहास का व्यक्ति नाम क्या, जल्दी बोलेगा, क्रिस्टोफ सेलियर्स। क्या था, क्रिस्टोफ सेलियर्स, याद रखिएगा। जो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे हैं, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किसने किया था, तो याद रखिएगा, आपको ये याद रखिएगा, क्या बोले, क्रिस्टोफ सेलियर्स ने किया था। क्रिस्टोफ सेलियर्स ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किसने किया, जल्दी बोलिएगा। तो याद रखिएगा, क्रिस्टोफ सेलियर्स ने किया था। किसने किया था, क्रिस्टोफ सेलियर्स ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का कार्य किया था। वो कहाँ के निवासी थे, क्रिस्टोफ सेलियर्स कहाँ के निवासी थे, क्रिस्टोफ सेलियर्स जो आपके जर्मन के निवासी थे। क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टोफ सेलियर्स कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन देश के रहने वाले थे। क्रिस्टोफ जेलियर्स कहाँ के निवासी थे, जल्दी बोलिएगा, तो क्रिस्टोफ जेलियर्स जर्मन देश के निवासी थे। ठीक है, समझ में आ गया, जो कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का कार्य किया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत, अब समझते हैं हमने क्या कहा, आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। प्राचीन भारत किसे कहते हैं, मध्य भारत किसे कहते हैं, और आधुनिक भारत किसे कहते हैं। हम तीनों चीज का एक एक अध्ययन करेंगे, आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत क्या बोला है, एक नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, स्रोत मतलब हिस्सा, क्या होता है, हिस्सा। आप ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4, कितने बोलिए, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, सबसे पहला क्या है, धर्म ग्रंथ, जो धार्मिक के आधार पर चलते हैं। ठीक है, कौन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास का ग्रंथ। विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में जैसे हो गया वस्तुकला वगैरह है, मोहनजोदड़ो, इस सब का अध्ययन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया है, चलिए तो आइए ध्यान दीजिएगा। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। पहला बोल दिया, पहला पॉइंट अब क्या, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। याद रखिएगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म कौन सा है, धर्म ग्रंथ क्या है, तो वेद है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सर्वप्रथम, केवल भारत का सर्वप्रथम प्राचीन या भारत का सर्व प्राचीन
धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद धर्म है। क्या है बोलेगा? वेद है। याद रहेगा, जल्दी बोलिएगा। ऐसा कोई दिक्कत? समझ में आ गया? भारत का सर्व प्राचीन धार्मिक धर्म ग्रंथ कौन थे? जल्दी बोलिएगा कौन है? तो आपका वेद है। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। क्या है? जल्दी बोलिएगा। तो वेद है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत ही अच्छा। जिसके जिसके संकलनकर्ता जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद क्या है? वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिन्होंने इसे लिखा था ना, क्या है? संकलनकर्ता महर्षि, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव वसुदेव कुटुंब क्या है? कुटुंब क्या है बोले? देखिए, कुटुंबक, हाँ, का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा ओपेरुस क्या है? ओपेरुस ओपेरुसे मानता है। वेद चार है। वेद कितने हैं? चार है। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? जल्दी बोलिए, कितने भागों में है? तो वेद के चार भाग होते हैं। कौन कौन से? एक पहला आपका ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, समावेद एवं अर्थववेद। याद रखिएगा, वेद के कितने भाग होते हैं? तो वेद के चार भाग हैं। याद रखिएगा, वेद के कितने भाग हैं? तो वेद के चार भाग हैं। पहला आपका हो गया ऋग्वेद हो गया, दूसरा आपका यजुर्वेद हो गया, तीसरा आपका समावेद हो गया और चौथा आपका अर्थववेद हो गया। वेद के कितने हिस्से हैं? जल्दी बोलेगा। तो वेद के चार हिस्से होते हैं। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा समावेद और अर्थवेद। आइए हम समझते हैं। इन चार वेदों का संहिता कहा जाता है। इन चार वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। याद रखिएगा, अब वेद के चारों हिस्सों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वेद के चारों हिस्सों क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। वेद के चारों हिस्से को हम क्या कहते हैं? चारों भाग को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वेद के चारों भागों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। याद रहेगा। अब आइए एक समझते हैं, ऋग्वेद क्या है, उसके बाद समझेंगे यजुर्वेद क्या है, समावेद क्या है और अर्थवेद क्या है। जिस तरह हमने आपको क्या बताया, प्राचीन भारत के हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके क्या, जल्दी बोलिए। हम लोग आपको हम थोड़ा देर पहले यहाँ बताए थे कि प्राचीन भारत था हम लोग का, क्या था बताइए। तो हम लोग का प्राचीन आपको कितने भाग बताए थे? प्राचीन भारत था पहला, और दूसरा क्या था आपका? जल्दी बोलेगा। दूसरा आपको क्या था? जल्दी बोलिए। मध्यकालीन भारत था और तीसरा आधुनिक भारत था। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा क्या था? आधुनिक। इसी प्रकार से आपका वेद में भी, इसी प्रकार से आपका वेद में है। तो पहला क्या है आपका? ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा समावेद और चौथा क्या है? अर्थवेद है। तो हम लोग पहले ऋग्वेद से स्टार्टिंग करेंगे पढ़ना, उसके बाद ये जब आपका ऋग्वेद का पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग किस में आएंगे? यजुर्वेद, तब समावेद एवं अर्थवेद। तो हम चारों इसका वेदों का पढ़ाई करेंगे। तो आइए समझते हैं पहला ऋग्वेद। ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान नॉलेज संग्रह इकट्ठा को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल? अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और एक 1028 कितना है? 28 रक्त क्या है? सूक्त जिसे कहते हैं वाल, क्या जल्दी बोलिए, वाल खिलिया पाठ के 11 क्या बोले सूक्त को सहित एवं 1400 सॉरी 10,462 ऋचाएं है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को, जो वेद के ऋषा और जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि है, ठीक है, हृत्र कहते हैं। उसी जो पढ़ने वाले ऋषाओं के ऋषि को हम क्या कहते हैं? तो ऋषि को हम याद रखिए, ऋषि को कहते हैं क्या कहते हैं? होत्र। क्या कहते हैं? जल्दी बोलेगा। होत्र क्या कहते हैं? तो ऋषाओं के जो आपका ऋषाओं के क्या बोलता है? ऋषि को, जो ऋचाओं के जो पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? हरित्र कहते हैं, या सॉरी होरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो होरित्र कहते हैं, ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक
राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब ध्यान दें, उसके बाद बोल दिया है दूसरा पॉइंट आ गया, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, कितना मंडल, तीसरा मंडल में जो आपका सूर्य देवता, सूर्य का अक्सर सनातन धर्म में देवता माना जाता है, सूर्य देवता कहा जाता है, ठीक है। उसे कह दिया सावित्र को संपीड़ित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, सावित्र को गायत्री कहते हैं, गायत्री मंत्र होता है ना जी, हाँ। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जो 9वां मंडल आपका होता है देवता सोम का उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया? तो हम लोग इसमें क्या समझे, ऋग्वेद का समझे। इसी प्रकार से लेक्चर 2 जो आएगा उसने पूरा आपका अध्ययन दे दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।